हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था पे। ठीक है, और कल हमने कंप्लीट किया था पार्लियामेंट टॉपिक को, सिर्फ संसद संसद टॉपिक को कल हमने देखा था, उसके बारे में पढ़ा था और उसमें हमने दो सदन के बारे में बात किए थे, जिसमें एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, तो अगर आपने उस संसद वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, पार्लियामेंट वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज उसी एक सदन के बारे में बात करेंगे। दोनों में से एक सदन जो है, जो राज्यसभा है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, डेडिकेटली आज का वीडियो होगा राज्यसभा पे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। राज्यसभा, हिंदी में इसका राज्यसभा ही है। ठीक है, और यही अगर आर्टिकल की बात करें तो ये आता है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 80 के तहत आता है, और पार्ट 5 तो है ही। क्लियर है इतना? सबसे पहले बात करेंगे इसके अन्य नाम के बारे में। अदर नेम्स मतलब अन्य नाम, इसके और क्या क्या नाम है। ठीक है, तो जो इसका पुराना नाम था, ठीक है, वो था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जब राज्यसभा बना था, राज्यसभा तो खैर नया नाम है उसका, लेकिन जब वो स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, तो उस समय इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट उस समय इसका नाम था। ठीक है, इसका अगला नाम है हाउस ऑफ एल्डर्स, मतलब इसको आप बोल सकते हैं वृद्धों की सदन, वृद्धों का सदन। ठीक है, सेकेंड चैम्बर, इसको सेकेंड चैम्बर भी कहते हैं। सेकेंड चैम्बर कहने का मतलब है द्वितीय सदन। इसको सेकेंड चैम्बर क्यों कहा जाता है? तो इसको सेकेंड चैम्बर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोले, मंत्रिमंडल जो हैं, सो वो इस सदन में नहीं बैठते हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आपको बहुमत है तो आप पीएम इलेक्ट हो जाएंगे, इसमें ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेकेंड चैम्बर या फिर द्वितीय सदन कहा जाता है। अगला है अपर हाउस। अपर हाउस मतलब ऊपरी सदन, इसको ऊपरी सदन भी बोलते हैं। ठीक है, ये फिर है परमानेंट हाउस, मतलब अस्थाई सदन, ये अस्थाई होता है। ठीक है, इसलिए इसको अस्थाई सदन भी बोला जाता है। तो अदर नेम्स इसका क्लियर है। इसको और भी क्या बोला जाता है? शिक्षितों का सदन। ठीक है, मतलब हाउस ऑफ लिटरेट्स, हाउस ऑफ लिटरेट्स। मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम केस में काफी शिक्षित होते हैं, काफी पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई कम पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़ टाइप लोग इसमें आ जाए। ठीक है, वो ऐसा इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। अगला है कार्यकाल। अब कार्यकाल अगर बात करें तो ये होता है सदस्यों के कार्यकाल के बारे में है ये। ठीक है, सदस्यों के कार्यकाल। तो ये कितना होता है? ये 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। क्लियर है इतना? अगला पॉइंट कहता है कि इसका विघटन या भंग नहीं हो सकता। मतलब कहने का यह है कि जो राज्यसभा होता है वो अस्थाई सदन है, इसलिए इसको भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। जैसा आपने अगर पहले पढ़ा भी होगा, आगे हम पढ़ाएंगे भी, कि लोकसभा जो है वो भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85 के तहत। ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होता है वो कभी भी भंग या विघटन उसका नहीं किया जा सकता है। क्लियर है इतना? अगला है राज्यसभा में अधिकतम सीटें। जो मैक्सिमम सीट्स है राज्यसभा में वो कितने हैं? 250। अब आप अगर जानना चाहते हैं इसके एलोकेशन यानी इसके आवंटन के बारे में, तो पहला है आपका निर्वाचित, मतलब इलेक्टेड। तो इलेक्टेड कितना है इसका? 238। और यही अगर मनोनीत की बात करें, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेटेड कितना है? 12। 238 12 250। लेकिन ये बात हो रही है किसकी? अधिकतम की। अगर यही वर्तमान में बात करें, करेंट, तो करेंट में है 245, जिसमें अगर निर्वाचित की बात करें, निर्वाचित, तो वह है 233। ठीक है, और मनोनीत वही 12। ठीक है,
अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि फिर ये मनोनीत करता कौन है, ठीक है। तो अगर मनोनीत की बात करें, जो 12 मेंबर्स हैं, इसका नॉमिनेशन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो नॉमिनेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और ये जो है सो 4 अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। जो 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है, 12 मेंबर्स का, वो 4 अलग अलग फील्ड से आते हैं, 4 अलग अलग क्षेत्रों से। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है साहित्य, दूसरा है कला, तीसरा है विज्ञान, और चौथा है सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्य करने वाला। क्लियर है? अगर इसका इंग्लिश अगर आप जानना चाहते हैं तो साहित्य हो गया लिटरेचर, कला मतलब आर्ट्स, विज्ञान साइंस, और सामाजिक कार्य करने वाला मतलब सोशल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग क्षेत्रों से ये 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो आते हैं, जिसको मनोनीत करते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। क्लियर इतना पॉइंट? आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये जो बात है ये आप कहां पढ़े? ये आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 4 में, याद आ गया होगा। शेड्यूल 4 में मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसके आर्टिकल्स की, ये आर्टिकल से भी रिलेट करता है। तो अगर इसके आर्टिकल्स की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 80 का 3, 80 ब्रैकेट 3, इसके अंतर्गत ये आता है। क्लियर इतना पॉइंट? क्लियर है? अगला आता है निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया का मतलब है इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। इंग्लिश अगर जाने तो इलेक्शन प्रोसेस या प्रोसीड्योर, ठीक है। तो इसके इलेक्शन का प्रोसेस है वो किस नेचर का है? वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और ये कंडक्ट कौन करता है इसका इलेक्शन? अगर राज्यसभा का इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सो राज्यसभा का इलेक्शन कराता है, ठीक है। अब इसमें आप एक टर्म सुने, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। कहने का मतलब यह है कि इसमें आम जनता भाग नहीं लेता है। आप अभी ऐसा नहीं किए होंगे कि आप कभी राज्यसभा में जाकर वोटिंग किए होंगे। आप जो वोटिंग करते हैं वो लोकसभा और विधानसभा की करते हैं। आप जो हैं सो राज्यसभा का वोटिंग नहीं करते हैं। तो बात है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो इसमें पार्टिसिपेट करता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। एमएलए जो होते हैं यानी कि देसी भाषा में विधायक बोलते हैं जिसको, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के चुनाव में। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें कुछ और बात है जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, मतलब अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, आप बनना चाहते हैं मेंबर, तो आपको किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा वो देखिए। पहला क्राइटेरिया कि भारत का नागरिक हो, मतलब भारत के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश के लोग आकर यहाँ पे राज्यसभा का इलेक्शन लड़े, जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा है न्यूनतम उम्र, मतलब मिनिमम आपको होने चाहिए कितने के? 30 वर्ष के मिनिमम आप होने चाहिए। तीसरा है कि लाभ के पद पर न हो, मतलब डज नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो थ्रू गवर्नमेंट नहीं हो, मतलब आप किसी सरकारी पद को होल्ड ना करें, ठीक है। मतलब अगर आप किसी सरकारी पोस्ट पे हैं और राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है, उसका इलेक्शन आपको उसमें जाना है अगर राज्यसभा में, तो आपको पहले उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप उसमें जा सकते हैं, यानी कि राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें सरकारी चीज को ही सिर्फ महत्व दिया गया है, सरकारी पोस्ट को ही सिर्फ वैल्यू किया गया है। इसमें प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है। अगर प्राइवेट में आप कोई भी पोस्ट होल्ड करते हैं, सरकार उसको नहीं मानता है। मतलब आम भाषा में बोले तो प्राइवेट का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोल नहीं है, सिर्फ सरकारी पोस्ट का वैल्यू है, ठीक है।
अगला है पागल दिवालिया न हो। अब तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई पागल आदमी तो राज्यसभा का मेंबर बनेगा नहीं, तो पागल तो नहीं हो प्लस दिवालिया भी ना हो, माने कि बहुत सारा लोन लेकर नहीं बैठा हो। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लोन वोन लेकर पूरा बैठा हुआ है, वो राज्यसभा का मेंबर बन गया फिर लुटना शुरू, ऐसा नहीं कर सकता है। अगला है मतदाता सूची में नाम हो, मतलब जो वोटिंग लिस्ट है, इंडिया में जो वोटिंग होता है उसके जो लिस्ट है उसमें भी नाम होना चाहिए। क्लियर है इतना पॉइंट? तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतना का ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट है राज्यसभा के स्थापना से संबंधित। ठीक है, स्थापना कहें या फिर इसको गठन भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जो जिसको बोले पहला सत्र। तो राज्यसभा का पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ये? 3 अप्रैल 1952 को। और उस समय इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। उस समय इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो नाम परिवर्तन कब हुआ इसका? तो इसका नाम परिवर्तन हुआ 23 अगस्त 1954 को। और नाम क्या रखा गया इसका? राज्यसभा। ठीक है, मतलब गठन हुआ इसका, यानी पहला सत्र जब शुरू हुआ उस समय इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। और यह कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। और इसका नाम चेंज कब किया गया? 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा रख दिया गया। क्लियर है इतना? अब आता है कि प्रथम सभापति। तो प्रथम सभापति कौन होंगे? प्रथम सभापति वही होंगे जो प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे, है ना? तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? अगला है प्रथम उपसभापति। तो प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। कृष्ण मूर्ति राव, ये इसके उपसभापति थे। किसके? राज्यसभा के। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि हर 2 वर्ष में 1/3 राज्यसभा सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो हर 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं, यानी पद मुक्त हो जाते हैं। क्लियर है ये? अगला है राज्यसभा में विपक्ष पार्टी में निर्वाचित होने के लिए 10% सीट या 25 सीट प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब कि आपको राज्यसभा में अपोजिशन लीडर में जाना है, अपोजिशन पार्टी में जाना है, उसका अगर आपको लीडर बनना है, ठीक है, अपोजिशन पार्टी में जाना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 10% सीट, राज्यसभा का 10% सीट या 25 सीट आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तभी आप अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, अपोजिशन पार्टी में लीडर बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट? और एक चीज इसमें याद रखिएगा, इसमें सभापति और उपसभापति, कहने का मतलब है कि इसमें जो ऑफिसर्स होता है, जो अधिकारी होते हैं राज्यसभा में, उनको सभापति उपसभापति कहा जाता है। ठीक है, और जो लोकसभा में होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? तो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स हो गया। अगला है कि राज्यसभा के कार्य या विशिष्ट शक्तियां। अब बात करते हैं राज्यसभा के फंक्शंस पे, या फिर कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं जो कि सिर्फ राज्यसभा के पास होते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस आता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि प्रेसिडेंट पे भी आता है और वाइस प्रेसिडेंट पे भी आता है। प्रेसिडेंट में तो आइदर हाउस इनिशिएट करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में कहां से इनिशिएट होता है? राज्यसभा से इनिशिएट होता है। क्लियर है? अगला है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित संसद राज्य में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। मतलब राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत करने का क्या मतलब है? ये स्पेशल मेजोरिटी होता है, विशेष बहुमत, यानी स्पेशल मेजोरिटी।
ठीक है, तो अगर राज्यसभा के पास ये पावर होता है कि वो स्पेशल मेजोरिटी अगर वो पास कर दिया, तो ये संसद को अधिकार वो दे सकता है कि वो राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सके। क्लियर है पॉइंट? और अगर देखा जाए तो ये जो राज्यसभा को पावर मिलता है ये किस आर्टिकल के तहत मिलता है? तो ये मिलता है आर्टिकल 249 के तहत। आर्टिकल 249 में राज्यसभा के पास ये पावर होता है कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर संसद को नया राज्य सूची में किसी भी विषय पे कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह नई अखिल भारतीय सेवाओं, मतलब ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, मतलब ये स्पेसिफिक पावर राज्यसभा के पास होता है कि वो नया ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सके। ऑल इंडिया सर्विस में क्या क्या हो सकता है? आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब अखिल भारतीय सेवा है। तो राज्यसभा के पास पावर है कि अगर कोई नया चाहे तो वो बना सकता है। और ये संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 312 में, आर्टिकल 312। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये हो गया कार्य विशिष्ट शक्तियों के बारे में। ठीक है, अब कुछ कमजोरी भी है, मतलब कि कहीं कहीं ढीला पड़ जाता है राज्यसभा। ठीक है, अब वो ढीला कहां कहां पड़ता है? पहला ये कि जब कोई भी बिल आता है, जैसे मान लीजिए कि मनी बिल आया, ठीक है, तो मनी बिल पहले कहां जाता है? लोकसभा में। लोकसभा से पास होकर कहां जाता है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास पावर क्या होता है, मतलब वो कम जाता है पावर, कि मात्र 14 दिन तक वो बिल को रख सकता है। अगर 14 दिन तक ये रख सकता है, अगर इसके बाद अगर वो चाहे तो वो नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि 15वां दिन वो ऑटोमेटिकली यहां से पास हो जाता, होकर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है राज्यसभा। अगला एक केस में और पड़ता है, जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, द्विसदनीय बैठक, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा में कि उसके पास थोड़ा सा शक्ति ज्यादा पड़ जाता है, मतलब उसमें तो लोग ज्यादा हैं और उसमें क्या है कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करने वाले लोग हैं उसमें, तो वहां पे राज्यसभा थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है। वैसे ये उतना बड़ा पॉइंट नहीं है, मतलब बस हम बता दिए नॉलेज के लिए, उतना ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है, जैसे सभापति, उपसभापति है, तो इसके अलग अलग आर्टिकल्स है। जब 89, 90, 91 ये सब आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे उस समय इनके ऑफिसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे लोकसभा को, मतलब कल हम पढ़ेंगे डिटेल्स लोकसभा को। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये आज का क्लास आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक लोकसभा के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।